नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट। एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक लिबरे लर्निंग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट का जो इंडस्ट्री के आधार पर अपनी प्रोजेक्ट फाइल कैसे तैयार करें वो बताने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्रोजेक्ट को जो सॉफ्ट कॉपी में MS वर्ड में सभी बच्चों को डिस्क्रिप्शन लिंक में उपलब्ध करा दिया था और उसमें बताया था कि जो शुरुआत के पेज होते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, जो अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी बनाते हैं तो उनको किस तरह से बनाना है। जो फ्रंट पेज है वो किस तरह से होना है, सेकंड पेज एक्नॉलेजमेंट का जो होता है, आपका जो सर्टिफिकेट होता है, जो कंटेंट्स होता है, लिस्ट ऑफ फिगर्स होता है, लिस्ट ऑफ टेबल्स होता है, वो किस तरह से बनाए जाते हैं और रेफरेंसेस कैसे लिखे जाते हैं और क्या होते हैं, क्या उनका सीक्वेंस होता है, ये सारा मैंने आपको बताया था। इसके साथ साथ MS वर्ड में आपको एक सॉफ्ट कॉपी भी दे दिया था ताकि आप अपना जो नाम है, संस्था का नाम है, जो स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का नाम है, उसके अनुसार उसमें चेंजेस, आवश्यक बदलाव करके उसमें संशोधन करके बना सकें। क्योंकि इसमें कोविड-19 के सिचुएशन की वजह से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसमें बहुत सारे छात्र छात्राएं प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी तक अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो उनकी एक क्वालिटी यानी गुणवत्तापूर्ण प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो और वो एक अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में अच्छे स्किल और नॉलेज के साथ वो एक अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी तैयार कर सकें। इसी उद्देश्य से मैंने उनको टाइम भी कम मिले क्योंकि ज़्यादातर बच्चे घर पर हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास जो BT UP के हैं कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि की सुविधा घर पर नहीं है कि वो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वयं बना सकें। तो वो सॉफ्ट कॉपी देने से उनको फ़ायदा ये है कि मोबाइल पर अपना संशोधन करके वो आराम से अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अब जो मेन जो पार्ट था, जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंडस्ट्री के आधार पर किस तरह से बनानी है, इस पर मैं आज आप बात करने जा रहा हूँ। तो इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक हिंदी की रिपोर्ट का सहारा लिया है। ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप देख रहे हैं ये MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है और ये इंडस्ट्री पर आधारित रिपोर्ट होती है। जब कोई व्यक्ति अपना स्वयं का उद्योग स्थापित करना चाहे या बैंकों से लोन लेना चाहे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहाँ से लोन लेना चाहे या कोई भी अपना इस तरह का प्रोसेस करना चाहे तो उसके लिए किस फॉर्मेट में रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसी फॉर्मेट में यदि आप अपनी फाइनल ईयर की रिपोर्ट तैयार करेंगे तो कोई भी उस रिपोर्ट को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। प्लस आपके अंदर पूरी स्किल और नॉलेज होगी कि रिपोर्ट इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं और आपको पूरा ज्ञान होगा। तो आगे चल के अगर आप कभी अपनी इंडस्ट्री बनाना चाहेंगे या आपके परिवार में, घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप अपने दोस्तों में जिसको इंडस्ट्री लगाना चाहता है या लगाने की इच्छुक है, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं कि इस तरह से आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लोन आसानी से सैंक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट के अप्रूवल्स आराम अच्छे से मिलेंगे। तो ये चीज़ आप उनको बता सकते हैं। तो जो मैंने उदाहरण लिया है जैसे पत्तल धोने एवं कप का निर्माण, ये हमारा उत्पाद है। तो आप इसको ये मत सोचिए कि आपको पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा में बनाना है तो सर हमको इतना सिंपल सा ये इस तरह का क्यों बता रहे हैं। ये उदाहरण लेने का मेरा मकसद ये है कि हिंदी में मैं आपको जो आपके ऐसा उत्पाद जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हो। तो पत्तल धोने कप आप सभी जानते हैं कि हमारे घरों में शादी ब्याह होता है, कोई फंक्शन होता है तो उसमें कागज़ की बनी प्लेटें धोने पत्तल कप प्रयोग किए जाते हैं। हम सभी जानते हैं जैसे चाय कभी हम बाहर पीने जाते हैं तो वो कप पत्ती या कागज़ वाले में चाय दे देता है, कॉफ़ी दे देता है। तो हम सभी इस उत्पाद के बारे में जानते हैं। तो इससे हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के जो एलिमेंट्स हैं उसको समझने में आसानी होगी। तो हमको मेन हेडिंग्स रिपोर्ट में कौन कौन सी होती हैं, उन हेडिंग्स के अंतर्गत क्या हमको कंटेंट्स लिखना है, ये चीज़ मैं सारी आपको उदाहरण सहित दिखाऊंगा। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फ्रंट पेज है, चूँकि MSME ने बनाया है उसको कानपुर में, तो वो उनका ये फ्रंट पेज है। तो वो इसको आपको ज़रूरत नहीं है, आपको फ्रंट पेज जो 5-6 पेज कैसे लगाने हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। की बात आ जाते हैं हेडिंग्स की। तो ये हिंदी में मैंने आपको इसलिए लिया है क्योंकि हिंदी में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को, इसके एलिमेंट्स को आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे हिंदी मीडियम से हैं। तो इसलिए मैंने उदाहरण लिया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये हेडिंग लिखी हुई है, ये आप देखिए हेडिंग आपने सबसे ऊपर ये हेडिंग लिखी हुई है, ये आपकी हेडिंग है। तो आपका जो भी है वो वहाँ पे आप हेडिंग लिख देंगे। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट हिंदी में तैयार कर सकते हैं, इंग्लिश में तैयार कर सकते हैं, या फिर जिसमें आपको सहूलियत होती है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने आप पर, उसमें आप तैयार कर सकते हैं।
तो इसमें हेडिंग उन्होंने लिखी हुई है कि पत्तल दोने कप निर्माण, और ब्रैकेट में लिखा है कागज एवं पत्ती आधारित। तो पहली जो इनकी हेडिंग है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना से मतलब होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वो चीज़ लिखी जाती है उत्पाद के बारे में कि ये उत्पाद होता क्या है, कहाँ प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका ज़्यादातर उपयोग होता है, इसके क्या फ़ायदे नुकसान, मतलब जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो इंट्रोडक्शन में आप उसके प्रोडक्ट के बारे में जो भी आप जानते हैं उसको आप लिख सकते हैं। तो यदि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो गूगल सर्च करके या विकीपीडिया की सहायता से या अन्य सोर्सेज से आप उसमें लिख सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी आप बना रहे हैं। तो जैसे अगर इनके पत्तल धोने कप की बात करें तो लिखा है शादी, प्रीति भोज, पार्टियों, धार्मिक उत्सव, भंडारों में पत्तल धोने कप इत्यादि का प्रयोग वर्षों से होता आया है। तो प्रारंभिक समय में हाथ से निर्मित उत्पाद आइटम का प्रयोग बहुतायत से होता था। अब आजकल जैसे पहले ढाक महुआ के पत्तों में खाना खिलाया जाता तो उनके दोने बनाए जाते थे। धीरे धीरे समय बीता, इस समय काफ़ी मार्केट में प्लास्टिक के भी आते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि प्लास्टिक जो पर्यावरण के लिए है वो बहुत हानिकारक है। तो कोशिश करना चाहिए कि पर्यावरण के हम ये ना बना उसके प्लास्टिक के ना बना करके और जो इको फ्रेंडली हों या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों ऐसे उत्पाद हमको बनाना चाहिए। तो कागज़ पत्ती आधारित यदि हम बनाते हैं तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होंगे और उनको इको फ्रेंडली भी होंगे। कोई आपको तो पर्यावरण को किसी तरह से प्रदूषित नहीं करेंगे और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा कुछ आप अपने इनोवेटिव आइडिया भी सोच सकते हैं। जैसे आपके मन में आ रहा है कि कोई ऐसा उससे बनाया जाए, जैसे कागज एंड पत्तल का ही कागज पत्तल की जगह करें, पत्ते अगर जो होते हैं तो उनका ही प्रयोग करके बहुत अच्छी डिज़ाइन से अगर मशीन के द्वारा उसको ढाल कर बनाया जा सके तो वो बहुत बढ़िया पर्यावरण के लिए बहुत हितकारी होगा और उसको आसानी से एक नई डिज़ाइन होगी तो लोग उसको खूब खरीदेंगे भी। तो आपने देखा कि इसमें आपको प्रस्तावना में या इंट्रोडक्शन में सारा चीज़ आपको इसमें लिख देना है। ये रिपोर्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो हिंदी में आप इसको डाउनलोड करके एक बार इत्मीनान से कुछ भी पूरा स्टडी कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अभी हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे हमको, क्योंकि मेन हेडिंग्स की बात करना है। दूसरी आपकी हेडिंग है विपणन एवं प्रबंधन की। विपणन से मतलब है मार्केटिंग से और प्रबंधन से मतलब है मैनेजमेंट से। तो ये है घरेलू उत्सवों, धार्मिक अवसरों, रेलवे, होटलों इत्यादि में खपत के कारण इन उत्पादों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो प्लास्टिक से निर्मित उन उत्पादों के निस्तारण की समस्या का काफ़ी गंभीर होने के कारण प्राकृतिक उत्पादों, ये कागज एवं पत्तियों द्वारा निर्मित की मांग भविष्य में दिन प्रतिदिन बढ़ने की संभावना है। क्योंकि कच्चा माल ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होता है, इसलिए गांव में स्वरोजगार के काफ़ी अवसर बढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति इस तरह का रोजगार जो बनाने का लगा सकता है और वो हर जगह इसकी डिमांड भी रहेगी। और चूँकि पर्यावरण से फ्रेंडली भी होंगे तो कोई गवर्नमेंट भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगी और हम स्वयं भी हम जागरूक रहेंगे कि हमको पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अब इसमें एक तीसरी हेडिंग इन्होंने लिखी है उत्पादन लक्ष्य आपका क्या रहेगा, कि आप प्रति वर्ष या कितने उत्पाद बनाएंगे। जैसे दोने इन्होंने लिखा है कि 2 करोड़ दोने हम बनाएंगे, मूल उनका रहेगा लगभग 16 लाख रुपए। पत्तल हम जो है तो 60 लाख बनाएंगे और 15 लाख मूल के बनाएंगे। कप हम इतने बनाएंगे, इतनी कीमत के रहेंगे। तो ये भी एक उत्पादन लक्ष्य, जब भी कोई उत्पादन किया जाता है किसी उत्पाद का तो ये जरूर निर्धारित किया जाता है, यानी प्रोडक्शन टारगेट हमारा क्या है। अब ये चौथा जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, जो कहलाता है आधारभूत परिकल्पनाएं। आधारभूत परिकल्पनाओं को अंग्रेजी में कहते हैं बेसिक प्रिजम्पशंस। यानी इसमें ये चीज़ें मानी जाती हैं कि जब आप इंडस्ट्री या उद्योग शुरू करेंगे तो सप्ताह में कितने दिन काम होगा, एक आध दिन आपको छुट्टी देनी पड़ेगी, प्रतिदिन कितने घंटे काम होगा, एक शिफ्ट में होगा कि 2 शिफ्ट में होगा, कितने आप काम में लोग रखेंगे, श्रमिक कितने रेगुलर होंगे, मैनेजर रखेंगे कि नहीं, या जो ज़मीन आप ले रहे हैं वो किराए की होगी कि आप जो तो स्वयं का आपका होगा। ये सारी चीज़ें इसमें होगा। जो कच्चा माल है वो कहाँ से खरीदेंगे, किस भाव में खरीदेंगे, मशीन उपकरण आपको कहाँ से मिलेंगी, वो सारा चीज़ कर परिकल्पना ही करती जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए। तो आपको जैसे लिखा है इकाई में प्रतिदिन 8 घंटे काम होगा तो महीने में 25 कार्य दिवस होंगे। इकाई प्रोप्राइटरशिप आधारित होगी। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एकल मालिक। जैसे अकेले मैं अगर प्रोप्राइटरशिप में कोई फर्म अपनी या उद्योग रजिस्टर कराता हूँ तो मैं उसका मालिक होऊंगा अकेले। और एक पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप का मतलब 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग मिल करके जब साझे में कोई काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो वो पार्टनरशिप कहलाता है। तो इकाई आपकी यदि पार्टनरशिप है तो आपकी इकाई पार्टनरशिप आधारित होगी। यदि आप स्वयं मालिक हैं अकेले तो
प्रोप्राइटरशिप आधारित होगी। तो ये सारी चीज़ें जो आपके लिए सुटेबल है, जो उपयुक्त है, वो आपको लिखना है। तीसरा, स्टाफ एवं श्रमिकों की मजदूरी स्थानीय स्तर पर प्रचलित दर पर की जाएगी और ब्याज दर आपकी जो आपने लोन लिया है बैंक से 13% मान लीजिए। मशीन एवं उपकरणों की कीमत बाजार में वर्तमान दर पे जो भी है आपको पता करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी मशीनें लगना है, क्या कीमत है, कच्चे माल की क्या कीमत है, बाजार भाव से लिया गया है। मशीनों, उपकरणों एवं कच्चे मूल के आपूर्तिकर्ताओं के नाम परियोजना के अंत में जो प्रोजेक्ट बनती है उसके अंत में हमेशा लिखा जाता है। अब है जो क्रियान्वयन आपका जो प्रोसेस है, यानी कि एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो आपका है, ये देखिए 5वें नंबर पे। ये क्या होता है इसको समझ लीजिए कि जब हम कोई भी चीज़, हमारे कॉन्सेप्ट माइंड में आता है कि ये उत्पाद हमको बनाना है, तो निर्माण इकाई लगाना है यानी उद्योग लगाना है, तो किस चीज़ में आप शुरुआत करने से किस चीज़ में कितना समय लग सकता है, एक तालिका बना ली जाती है। जैसे परियोजना रिपोर्ट निर्माण यानी प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया है वो उसमें 30 दिन लग सकते हैं, कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। भूमि, भवन इत्यादि का चयन आपको 15 दिन लग सकते हैं। इकाई का पंजीकरण कराने में 1 सप्ताह लग सकता है। बिजली के कनेक्शन हेतु आवेदन 30 दिन। वित्तीय सहायता हेतु बैंक को आवेदन 90 दिन। मशीनों, उपकरणों, कच्चे माल हेतु कोटेशन 30 दिन। स्टाफ इत्यादि की चयन प्रक्रिया 15 दिन। मशीनों, उपकरणों की स्थापना 20 दिन। कच्चे माल की आपूर्ति 10 दिन और उत्पादन आपका 7 दिन में शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के 6 महीने का एक माना जाता है कि 6 महीने में सारे कार्य आपको ये जो है तो पूर्ण कर लेंगे। ये देखिए, तो ये जो भी कार्य उपरोक्त कई कार्य साथ साथ किए जाएंगे तथा सभी कार्य अनुमानतः 6 माह में पूर्ण हो जाएंगे। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमेशा इस तथ्य को इंगित किया जाता है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण, जो किसी भी रिपोर्ट में, चाहे मैकेनिकल का स्टूडेंट बना रहा हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का, यदि वो कोई उत्पाद बना रहा है तो ये 2 फैक्टर, एक जो मैं अभी आप देख पा रहे हैं तकनीकी पक्ष, इसको कहते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट, और दूसरा होता है वित्तीय पक्ष यानी कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट। ये रहना ही रहना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होने चाहिए। और यही आपकी जो तकनीकी दक्षता है उसको प्रदर्शित करता है कि डिप्लोमा इंजीनियर कितने अच्छे तरीके से टेक्निकल एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करता है और कितने अच्छे तरीके से फाइनेंशियल एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करता है। तो तकनीकी पक्ष में आप अच्छे से जान लीजिए कि तकनीकी पक्ष में कोई भी जो उत्पाद है जो आप लगाने जा रहे हैं निर्माण इकाई, तो उत्पाद बनाने की प्रक्रिया का पूरा वर्णन होता है कि उत्पाद आप बना रहे हैं तो कैसे बनाया जाएगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाएगी, आप उसको क्या कास्टिंग यानी ढलाई करेंगे कि मशीनिंग करेंगे, कि आप बाहर से ला करके उसको मशीनिंग के द्वारा बना लेंगे या पार्ट्स खरीद करके उसकी असेंबलिंग करेंगे, आप क्या करेंगे पूरा। तो उसका आप लाइन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम जिसको कहते हैं वो आपको दिखाना पड़ेगा। जो जो मशीनें आपकी यूज हो रही हैं उसको दिखाना पड़ेगा। जैसे आप देखिए कप प्लेट बनाने में विनिर्माण विधि जो इन्होंने दिखाई है, तो उसमें सांचे में रखकर दबाते हैं, सांचे में हीटर लगे गर्म होते हैं तो उसी शेप में वो ढाल देते हैं। गुणवत्ता की भी जांच होती है और फिर जब बन जाते हैं तो 100 के सेट बना लेते हैं। इस तरह से इन्होंने लिखा है क्योंकि ये कप प्लेट की बात कर रहे हैं। अब एक लिखा है गुणवत्ता निर्माण, तो गुणवत्ता निर्माण से मतलब क्वालिटी आपकी क्या है। तो कई बार जो कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं, जैसे आप कोई ऑटोमोबाइल का पार्ट बनाए तो उसके लिए तो मानक निर्धारित हैं। अगर आप मानक के अनुसार जो BIS मानक है, जैसे जो दूसरे मानक हैं, अगर आप मानकों के आधार पर नहीं बनाएंगे तो आपका उत्पाद कोई नहीं खरीदेगा। जैसे कप प्लेट की बात है तो सिंपल उत्पाद है तो इसके लिए कोई मानक की जरूरत नहीं है, तो लिखा है इस उत्पाद हेतु कोई वैध मानक जैसे BIS इत्यादि नहीं है, तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप क्वालिटी का यदि ध्यान रखेंगे तो आपका उत्पाद बिकेगा। यदि आप गुणवत्ता का या क्वालिटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका उत्पाद नहीं बिकेगा। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा जाता है प्रदूषण नियंत्रण। यह ध्यान रखिए, यदि आप ऐसा उत्पाद बनाने का प्लांट लगा रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं जो प्रदूषण फैलाता है यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तो आपको उसकी अनुमति जो संबंधित विभाग है वहाँ से लेनी बहुत ज़रूरी रहता है। नहीं आपका उद्योग प्रॉब्लम हो जाएगा, उस पर फाइन भी लग सकता है। तो ये इस तरह का इकाई नहीं है, तो लिख दिया इसमें कि यह इकाई प्रदूषण ना फैलाने वाली श्रेणी के अंतर्गत आता है, क्योंकि सिंपल मशीनें लगती है, उसको हम मोल्ड में शेप दे देते हैं और बना देते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे प्रदूषण हो रहा हो। विद्युत भार आप दिख दीजिए कि मशीनों में कुल आप उसका कर सकते हैं, मशीन का देख लीजिए कितनी घंटे चलना है, किस तरह की कितने वाट की मशीन है, तो वो बता देगा 15 किलोवाट का है, 20 का है, 10 का है, जो भी आपका है। अब जो 7वां पॉइंट जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो है वित्तीय पक्ष यानी फाइनेंशियल, पूरा
शुरू से अंत तक का वित्तीय इसमें पूरा लेखा जोखा इसमें तैयार किया जाता है। और ये कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी हो, सबको ये पढ़ाया जाता है। जो IMED सब्जेक्ट होता है, इसके अलावा सिविल में अलग से जो आपका फाइनेंशियल गणना करने के लिए होते हैं, मैकेनिकल में अलग से सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें सारा सिखाया जाता है। तो सबको आपको ये जानकारी रहती है। इसमें पूरा वित्तीय पक्ष आता है। जैसे इसमें आप देखिए, पहला है भूमि एवं भवन। तो इसमें बताना है कि भूमि एवं भवन आपका किराए पे लोगे कि खुद का है। तो इसमें मान लिया कि हमने किराए पे लिया 300 वर्ग मीटर, तो 5,000 रुपये महीना किराया लगा, पहला हो गया। दूसरी बात आती है मशीन उपकरण की। तो इसमें बताना पड़ेगा सिस्टमेटिक की क्रम संख्या डाल लीजिए, मशीन उपकरण का विवरण क्या है, कितनी संख्या में मशीनें लगेंगी, मूल्य एक मशीन का कितना है, तो कुल धनराशि कितनी खर्च होगी। तो ये देखिए पूरी तालिका इसमें बनाई हुई है। जैसे इस केस में हैंड प्रेस सिंगल डाई मशीन 2 लगनी है, मूल 10,000 है, तो कुल धनराशि 20,000 हो जाएगी। हैंड प्रेस डबल डाई मशीन है, 5 लगनी है, एक 35,000 की है, तो 35,000 गुणे 5 1,75,000। तो ये सारा लिख दिया जाता है। तो दूसरा हो गया। तीसरा कार्यशील पूंजी यानी प्रति माह के लिए कितना खर्च है। स्टाफ एवं लेबर इसमें आता है। प्रति माह जितना आपने मैनेजर रखा है, क्लर्क रखा है, वॉचमैन, कुशल कारीगर 10 लगाए, तो सब इसमें जोड़ दिया जाता है। ये आपका आ गया। उसके बाद कच्चा माल आपका प्रति माह जो खरीद रहे हैं आप, मोटा कागज, पतला कागज, जो भी सीट आप खरीद रहे हैं वो किस दर से मिल रही है, कितनी मात्रा, कुल रुपए कितना, वो आपने निकाल लिया। अब उपयोगिताएं, प्रति माह उपयोगिताएं का मतलब बिजली पानी खर्च हो रहा होगा ना आपके यहाँ। तो बिजली कितनी यूनिट खर्च हो रही है, एक यूनिट का कितना है, 7 रुपये, 8 रुपये, ये 4 रुपये तो पुराना है। कुल कितना खर्च होगा, पानी आपका यूज हो रहा है, कितना बिल आएगा, ये सब आपको बना देना है। अन्य खर्चे प्रति माह में क्या आते हैं, कुछ मिसलेनियस खर्चे होते हैं, पोस्टल का, मोबाइल का, स्टेशनरी का, टेलीफोन मरम्मत का, मरम्मत रख रखाव का, ट्रांसपोर्टेशन का, बीमा का, विविध खर्च, वो आप लिख दीजिए जो भी बीमा है। तो ये देखिए सारे एक एक दो करके लिखे हैं। ये आपका 10,000 रुपये हो रहा है। तो ये आपने वित्तीय में सब एक एक करके पॉइंट वाइज देखिए लिख रहे हैं। कुल कार्यशील पूंजी प्रति माह है, सब मिला करके देखिए ये पूरा लिख दिया कि 3,58,200। तो कुल कार्यशील जो पूंजी होती है, तो एक माह का निकालने के बाद 3 माह के लिए गणना उसकी की जाती है। तो 3 का गुणा कर दीजिए जो एक माह के लिए निकला है। तो आपने मान के लीजिए जैसे 10,75,000 रुपये आया, तो ये आपने निकाल दिया कि 3 माह के लिए गणना हम करेंगे तो 10,75,000 रुपये हमारा पड़ेगा जो कार्यशील। कुल पूंजी निवेश आप देख लीजिए, स्थायी पूंजी कितनी लगी। स्थायी पूंजी मतलब जो परमानेंट आपने मशीनें खरीद ली वो है। और क्रियाशील पूंजी 3 माह के लिए कितनी लगी। तो टोटल कुल योग हुआ 23,20,000 रुपये। तो ये आप देख लिया। अब मशीनरी उपयोग के बारे में पूरा आपका जो है तो 70% उत्पादन करेगी क्षमता का, 6 माह में 90% उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। ये सब पूरा आपको डिटेल लिख देना है। अब उसका विश्लेषण करना है। जो 9वां जो मेन पॉइंट है, वित्तीय विश्लेषण जिसको कहते हैं, ये है। तो ये पूरा आपको देखिए विवरण दिया है। कुल मूल कार्यशील पूंजी वार्षिक, मशीन पर मूल हास यानी मशीन डेप्रिसिएशन जिसको कहते हैं कितने % से लिया है, तो वो पूरा निकाल लीजिए। बिक्री से कुल आय कितनी होगी वार्षिक, दोहने पत्तल से कितना आपका बिकेगा, कितना पैसा आएगा, वो आप पूरा निकाल लीजिए। तो उसके बाद कुल लाभ फिर आपको निकालना है कि लाभ कितना होगा। तो कुल बिक्री से आए आप इसमें देख लीजिए और कुल उत्पादन लागत कर दीजिए। तो 56 लाख जैसे बिक्री से आय हुई, 47,20,000 रुपये खर्च हुआ, तो लागत वार्षिक लाभ कितना हुआ, 8,80,000 रुपये आपका प्रारंभ में। तो ये आपने निकाल लिया। कुल लाभ वार्षिक बिक्री पर लाभ प्रतिशत में निकाल लीजिए। लाभ निकालना सबको सिंपल फार्मूला होता है, उससे आप निकाल लिया। तो कुल पूंजी निवेश पर लाभ प्रतिशत, वो भी आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिंपल फार्मूले होते हैं। एक जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन एनालिसिस या विश्लेषण कहते हैं, उसको कहते हैं लाभ अलाभ विश्लेषण। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर ना तो उद्योग और ना ही हानि हो रही होती है। तो वो पॉइंट निकालना बहुत ज़रूरी रहता है। उससे पता चलता है कि आपका जो उद्योग है वो मुनाफे में जाएगा कि घाटे में जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए इस जो तालिका दी गई है उसमें पूरी हम गणना कर लेते हैं एक एक। और फिर उसके बाद ये देखिए नीचे जो फार्मूला होता है, इससे हम पूरा ये वाला नियत लागत बटे नियत लाभ, लागत प्लस लाभ और गुणा 100 का कर देते हैं, तो प्रतिशत में आपका ये निकल आता है। तो ये पूरा आपको कैलकुलेशन एक बार आप इस फाइल को मैं अपलोड कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन लिंक में, डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में और टाइम निकाल कर प्लीज़ आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने पर जो भी आप प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं वो आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, लेकिन रूपरेखा उसकी यही रहेगी।
अब अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं अंग्रेजी की भी कुछ फाइल्स आपको बताऊंगा। एक इंग्लिश का मैं एग्जाम्पल ले लूँगा किसी उत्पाद का और उसका फिर मैं बताऊंगा, उसमें दोनों में समानताएं देखिए। ये हिंदी का उदाहरण मैंने इसलिए लिया ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें, आप आसानी से पूरे एलिमेंट्स को जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हैं, तत्व हैं, उनको आप जान सकें। और 10वां जो एक और है, मशीनरी व कच्ची आपूर्ति। भाई आप अगर कोई प्लांट लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी मशीनें कहाँ से मिलेंगी, कच्चा माल जो है वो कहाँ से सप्लाई होगा, कौन कौन सप्लाई करता है, तो उनके नाम पते सब पूरा लिख लिया जाता है कि कानपुर में ये कर देंगे, ये यहाँ पर प्रयागराज में ये हैं, फला जगह ये हैं, तो जितने 5-10 जितने मिल जाएँ उतने लिख दिए जाते हैं। तो इस तरह से पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं आपसे बच्चों यही कहूँगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप अपनी इंडस्ट्री के आधार पर तैयार करिए, उससे आगे सीखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी अच्छी बनेगी, आगे चल के कोई जूनियर्स आपसे मांगेंगे, आप स्वयं देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा, दूसरे लोग आपसे प्रेरित होंगे। कभी कोई आपसे यदि प्रेरणा लेता है उद्योग लगाने के लिए तो आप उसको गाइड कर सकते हैं। यही काम यदि आप दूसरे से कराएंगे तो लोग 5,000-6,000 रुपये चार्ज करते हैं इस प्रोजेक्ट फाइल को बनाने के लिए और लोन लेने के लिए। तो ये पूरी प्रक्रिया है। आप डिप्लोमा इंजीनियर हैं, आप पूरी तरीके से तकनीकी रूप से दक्ष हैं, आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे से बनाइए। इस तरीके की और सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो इलेक्ट्रिकल के छात्र हैं वो अपने इलेक्ट्रिकल से संबंधित उत्पादों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित, मैकेनिकल के मैकेनिकल से संबंधित, इसी तरह से जो अदर ब्रांचेस के छात्र हैं केमिकल के हैं वो केमिकल से संबंधित। तो सभी लोग अपने अपने से संबंधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसी फॉर्मेट में तैयार कर सकते हैं। और ये फॉर्मेट ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी शिक्षक या कोई इसको मना नहीं कर सकता कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट गलत है या सही नहीं है, क्योंकि ये एमएसएमई भारत सरकार का जो मंत्रालय है पूरे देश में काम कर रहा है। और उद्योग का जो भी रणनीति तैयार करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहूलियत के लिए जो उद्योग लगाना चाहते हैं उन्हीं के द्वारा बनाकर तैयार की जाती है। तो आप इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए। और चूंकि अब समय आपके पास कम है तो पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को समझकर जो प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो उसको अच्छे से समझकर आप आसानी से इसको कंपाइल कर सकते हैं। तो फ्रंट के जो 5-6 पेज हैं वो मैं सॉफ्ट कॉपी में दे चुका हूँ। अब जो भी प्रोडक्ट आप अपने लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए और सारी चीज़ें बिल्कुल इसी रूप में लिख लीजिए। अब आपको संशोधन की आवश्यकता क्या पड़ेगी, जैसे इसमें दोने पत्तल का एक उत्पाद था फॉर एग्जांपल, आप ले लीजिए, तो उसमें कहीं चित्र एक भी नहीं दिखा। लेकिन जब आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए तो जो भी उत्पाद आप बना रहे हैं उसकी मशीनें जो यूज हो रही हैं उन मशीनों के चित्र लगा दीजिए 1-2 पेज में। 1-2 पेज में जो उत्पाद है उन उत्पाद का चित्र लगा दीजिए। वो उत्पाद बनेगा कैसे उसका पूरा स्कीमेटिक डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम से बना करके दिखा दीजिए ये टेक्निकल एस्पेक्ट में। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत अच्छी और सुंदर तैयार होगी, कम समय में तैयार होगी और आप लोग बहुत लंबे समय के लिए बहुत अच्छी चीज़ सीख पाएंगे जो शायद आपको कभी कोई दोबारा नहीं सिखाएगा, ना आपको सीखने का कभी मौका मिलेगा। तो बच्चों प्रोजेक्ट को गंभीरतापूर्वक लीजिए आप लोग और अच्छे से अच्छी अपनी गुणवत्तापूर्ण प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करिए ताकि लाइफ में आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा सीख सकें और अच्छे से आप काम कर सकें। कभी किसी को ज़रूरत हो आप अपने लिए और स्वयं के लिए गाइड का काम कर सकें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा जहाँ एक मैं इंग्लिश रिपोर्ट को आपसे डिस्कस करूँगा और उसके बताऊँगा पूरा, और कुछ प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।